जय हिंद। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पिछले 4-5 क्लास में मैंने बताया था आखिर आदिकाल के प्रति आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या दृष्टिकोण है। शुक्ल जी सिद्ध साहित्य के प्रति, सिद्ध संप्रदाय के प्रति शुक्ल जी का क्या सोच था, या नाथ साहित्य के प्रति, या सूफी संप्रदाय जो इस्लाम के साथ भारत आए उनके प्रति शुक्ल जी का क्या दृष्टिकोण था, और उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में क्या बातें लिखी, इसी की चर्चा की थी। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं, विप्लव स्टडी सेंटर पूरे भारत का पहला कोचिंग सेंटर है जो आपको रिजल्ट के स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है। अगर आप हिंदी साहित्य से रिलेटेड कोई भी पेपर दे रहे हैं, यूजीसी नेट, जीआरएफ, डीएसएसबी, नवोदय, केवीएस, हर एग्जाम की आपको लिखित गारंटी मिलती कि यहाँ क्लास ज्वाइन करते हो तो आपका रिजल्ट होगा। दोस्तों, आखिर शुक्ल जी का वीर गाथा काव्य के प्रति क्या दृष्टिकोण रहा? आखिर शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम वीर गाथा काल क्यों रखा, और वीर गाथा काल का समय संमत 1050 से 1375 आखिर क्यों रखा? इनके जन्म में क्या कारण था? आखिर शुक्ल जी वीर गाथा काव्य के माध्यम से क्या कहना चाहते थे, इसी की चर्चा करेंगे। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर पूरी वीडियो को देख लिया तो यहां से एक सवाल जो पूछा जाता है हर एग्जाम में आपसे जरूर बनेगा। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं कि शुक्ल जी कहना क्या चाहते हैं। वीर गाथा काल का समय 1050 से 1375 माना है, और प्रकरण 3 में वीर गाथा काव्य की इन्होंने चर्चा की है, और इसे देश भाषा काव्य के रूप में दिखाया है। देश भाषा काव्य, तो इन्होंने देश भाषा काव्य के अंतर्गत वीर गाथा काल को इन्होंने दिखाया है। अब देखिएगा, एक एक लाइन को मैं समझाने का प्रयास आपको करूंगा। शुक्ल जी लिखते हैं कि पहले ही कहा जा चुका है कि प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ मुक्त भाषा के जो पुराने काव्य बीसल देवराशो, राजराशो आजकल मिलते हैं वो संदिग्ध है। मतलब कहते हैं कि प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त जो पुराने काव्य मिलते हैं, जैसे कि बीशल देवराशो और पृथ्वीराज राशो, आज जो मिलते हैं दोस्तों, वो संदिग्ध हैं। मतलब उनके प्रामाणिकता पर जो है संदेह है। तो आगे ये भी कहते इसी संदिग्ध सामग्री को लेकर के थोड़ा बहुत विचार हो सकता है, उसी पर हमें संतोष करना पड़ता है। मतलब शुक्ल जी कहते हैं कि जो वीर गाथा काव्य के जो प्राकृत की रूढ़ियों से मुक्त रचना मिलती है, उनमें बीसल देव रासो और पृथ्वीराज रासो जैसे ही काव्य है, लेकिन ये काव्य संदिग्ध है, इसकी प्रामाणिकता को लेकर मतभेद है। लेकिन फिर भी हमें इसी संदिग्ध सामग्री को आधार बनाया जा सकता है, इसी पर हमें संतोष करना पड़ेगा। आगे देखिए क्या कहते हैं। शुक्ल जी कहते हैं कि इतना अनुमान तो किया ही जा सकता है कि प्राकृत पढ़े पंडित ही उस समय कविता नहीं करते थे। जनसाधारण की बोली में गीत, दोहा आदि प्रचलित चले आते रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग गमारू समझते होंगे। अब शुक्ल जी यहां पर कहते हैं कि इतना तो अनुमान किया ही जा सकता है कि जो प्राकृत पढ़े लोग ही सिर्फ कविता नहीं करते होंगे, बल्कि जनसाधारण के लोग भी गीत, दोहे आदि प्रचलित चले आ रहे होंगे, जिन्हें पंडित लोग प्राय गमारू कहते होंगे, लेकिन जो आम लोग हैं अपनी भाषा में भी कविताएं करते होंगे। ऐसी कविताएं राजसभाओं तक भी पहुंच जाती रही होगी। राजा भोज जस मूसर चंद कहने वालों के सिवा देश भाषा में सुंदर भाव भरी कविता करने वाले भी अवश्य रहे होंगे। अब शुक्ल जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राकृत पढ़े पंडित ही कविता करते होंगे,
आम जन भी कविता करते होंगे, दोहा में, गीत में करते होंगे, और वही कविताएं धीरे धीरे जो है राजसभा तक भी पहुंचे होंगे। अब आगे ये कहते हैं कि राजा भोज जसमुच। अब आगे देखिएगा, ये लाइन सबसे महत्वपूर्ण है और कथन और तर्क में बार बार पूछे हैं, इनको ध्यान रखिएगा। कहता है राजसभाओं में सुनाए जाने वाले नीति, श्रृंगार आदि विषय पर दोहे में कहे जाते थे और वीर रस के पद छप्पे में। अब समझिएगा, ये स्थापना तर्क में बोले कि राजसभाओं में जो सुनाने वाले दोहे थे वो नीति, श्रृंगार आदि विषय पर प्राय दोहे में कहे जाते थे, और जो वीर रस की कविताएं थी वो छप्पे में कहे जाते थे। राजश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का वर्णन अनूठी युक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को उत्साहित किया करते थे। तो कहते हैं कि शुक्ल जी की जो राजश्रित कवि है, राजाओं के शौर्य, पराक्रम, प्रताप का वर्णन अनूठी युक्तियों में किया करते थे और वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों को भी उत्साहित करते थे। ऐसे राजश्रित कवियों की रचना के रक्षित रहने का अधिक सुविधा था, कि ऐसे जो रचनाएं थे उसे संरक्षित रखने का अधिक सुविधा थे। ये राजकीय पुस्तकालयों में भी संरक्षित थे, कि ये जो वीरोल्लास भरी कविताएं या राजा के शौर्य में जो गान लिखे जा रहे थे वो पुस्तकालय में भी था, और भट्ट और चारण जीविका के विचार से उन्हें अपने उत्तराधिकारियों के पास भी छोड़ जाते थे। जो भट्ट कवि थे एक जगह से दूसरे जगह कर गाते थे, और जो चारण कवि थे वो जीविका के लिए भी अपने उत्तराधिकारियों को यही वीर रस भरी कविताएं देते रहते थे, सुनाते रहते थे। तो मतलब पिता से पुत्र को जाता था, फिर पुत्र से पुत्र को जाता था। इस तरह भी जो रासोपरक रचनाएं हैं, वीरता परक रचनाएं हैं, वो संरक्षित रहती थी। मतलब एक तो पुस्तकालय में, दूसरी भाट और चारण कवियों के परंपरा के द्वारा ये जो रासो रचनाएं हैं, जो वीरता परक रचनाएं हैं, वो संरक्षित रहती थी। कहता है उत्तरोत्तर भट्ट चारण की परंपरा में चलते रहने से उनमें फेर फार बहुत कुछ होता रहा। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसी से यह काल वीर गाथा काल कहा गया। फिर से समझिएगा, शुक्ल जी वीर गाथा काल के प्रति कहना क्या चाहते हैं। दोस्तों, यहां से एक सवाल फिक्स होता है, कथन और तर्क पे प्रायः हर एग्जाम में पूछता है। मतलब शुक्ल जी कहना चाहते थे कि जो प्राकृत से अलग होकर जो आम लोग थे वो भी दोहा और गीत में, साधारण भाषा में, देश भाषा में रचनाएं लिख रहे थे। ये रचनाएं धीरे धीरे राज्यसभा तक गई होगी। और साथ ही कहते हैं कि जो धीरे धीरे जो राजश्रित कवि थे वो नीति और श्रृंगार परक दोहे, जो विषय के प्रायः दोहे में कहते थे, और वीर रस परक रचनाएं छप्पे में कहते थे। और ये जो राजश्रित कवि थे, राजाओं के शौर्य, पराक्रम और प्रताप का तो गान गाते ही थे, और वीरता का भी ये उल्लेख करते थे, वीरों को प्रोत्साहित भी करते थे। और ये जो वीरता परक रचनाएं थी ये दो रूप में संरक्षित रही। एक तो आज भी पुस्तकालय में संरक्षित रही, दूसरा चारण और भाट कवियों द्वारा संरक्षित रहे। कि ये जो चारण कवि या भाट कवि थे ये अपने जीविका पार्जन के लिए भी अपने वंश परंपराओं को देते रहे, जिससे वो संरक्षित रहे। यद्यपि उसमें फेर फार या हेर फेर जरूर हुआ। और यही जो शुक्ल जी कहते हैं, यही जो रासों की जो एक रक्षित परंपरा आई हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में, जो रक्षित परंपरा मिलती है, उसी को वीर गाथा काल कहा गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ गए होंगे। उसी को वीर गाथा काल कहा गया। आगे शुक्ल कहते हैं भारत के इतिहास में यह वह समय था कि मुसलमानों के हमले उत्तर पश्चिम की ओर से लगातार होते रहते थे।
शुक्ल जी लगते हैं कि भारत में यह वह समय था जब नॉर्थ वेस्ट से उत्तर पश्चिम से लगातार इस्लाम के भारत पर हमले हो रहे थे। इनके धक्के अधिकतर भारत के पश्चिमी प्रांत के निवासियों को सहने पड़े। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि जो इस्लाम का जो भारत पर आक्रमण हो रहा था, शुक्ल जी कहते हैं कि भारत के पश्चिम प्रांत के निवासियों को इनके धक्के को सहने पड़े, जहां हिंदुओं के बड़े बड़े राज्य स्थापित थे। आगे शुक्ल मतलब कि इनका सबसे ज्यादा प्रभाव, इस्लाम के आक्रमण का ज्यादा प्रभाव भारत के पश्चिमी राज्य पर पड़ा, जहां पर कि हिंदुओं के बड़े बड़े सम्राट शासन कर रहे थे। याद रखना। आगे कहता है कि गुप्त साम्राज्य के ध्वस्त होने पर और हर्षवर्धन के मृत्यु संवत 707 के उपरांत भारत के पश्चिमी भाग ही भारतीय सभ्यता और बल वैभव का केंद्र रह गया था। ये भी आई है। शुक्ल जी कहते हैं कि आखिर इस्लाम का पश्चिम में ही क्यों आक्रमण हुआ, कि गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, मेरी बात समझिएगा, गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद और राजा हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद भारत के सभ्यता का केंद्र जो है वो पश्चिमी भारत ही रह गया था। पश्चिमी भारत में ही जो शक्तिशाली हिंदू सम्राट थे, उसी हिंदू सम्राट पर बराबर जो है इस्लाम का आक्रमण हो रहा था। क्लियर है। आगे कहते हैं कन्नौज, अजमेर और अनहिलवाड़ा, कन्नौज, अजमेर और अनहिलवाड़ा आदि बड़ी बड़ी राजधानियां उत्तर उधर ही प्रतिष्ठित थी, यानी कि पश्चिम की तरफ ही प्रतिष्ठित थी। उसकी उधर की भाषा ही शिष्ट भाषा मानी जाती थी और कवि चारण आदि उसी की भाषा में रचना करते थे। अब ये भी आई है, किसकी भाषा में रचना करते थे। शुक्ल जी लिखते हैं कि पश्चिम के जो है अजमेर, चौहान, अनहिलवाला का जो राज्य था, बड़ी बड़ी राजधानियां थी, वहां के लोग शिष्ट थे, वहां के लोग अच्छे थे, वहां की भाषा भी शिष्ट भाषा थी। इसीलिए चारण कवि जो होते थे, जो राजा के दरबार में रह के लिखते थे, उसी पश्चिम की भाषाओं का वो प्रयोग करते थे, उसी में वो रचना लिखते थे। आगे कहते हैं प्रारंभिक काल का जो साहित्य हमें उपलब्ध होता है, उसका आविर्भाव उसी भूभाग में हुआ। मतलब प्रारंभिक काल के जो साहित्य मिलते हैं, उसका जो भूभाग था पश्चिम भारत ही था। अतः यह स्वाभाविक है कि उसी भूभाग की जनता की चित्तवृत्ति का साथ साहित्य पर हो। मतलब ये भी कहते हैं कि यह बात स्वाभाविक है कि उसी भूभाग के जनता के चित्तवृत्ति का प्रभाव जो है साहित्य पर हो। कहाँ का? पश्चिमी भाग का। आगे कहते हैं हर्षवर्धन के उपरांत ही साम्राज्य भावना देश के अंतर्हित हो गई और खंड खंड होकर, कहता है कि हर्ष के मृत्यु के बाद जो है साम्राज्य की जो भावना है वो टूट गई, वह खंडित होकर के गहरवाल, चौहान, चंदेल और प्रतिहार आदि राजपूत राज भारत के पश्चिम में प्रतिष्ठित हो गए। मतलब कहता है हर्ष के मृत्यु के बाद जो है पश्चिम भारत में अनेक शक्तिशाली राज्य आए, जैसे कि गौहरबाल हो गया, चौहान हो गया, चंदेल हो गया, प्रतिहार हो गया। ये राज्य जो है पश्चिम भारत में हर्ष के मृत्यु के बाद स्थापित हुए और वे अपने प्रभाव की वृद्धि के लिए लगातार लड़ते रहते थे। शुक्ल जी कहते हैं कि ये जो राज्य है अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए, अपने प्रभाव के वृद्धि के लिए लगातार लड़ते रहते थे। लड़ाई किसी आवश्यकतावश नहीं होती थी, कभी कभी तो शौर्य प्रदर्शन मात्र के लिए यूं ही लड़ जाते थे, यानी दिखावटा के लिए। और बीच बीच में मुसलमानों के भी हमले होते रहते थे। मतलब पश्चिम के जो राज्य थे अपने शौर्य प्रदर्शन के लिए, शक्ति को दिखाने के लिए आपस में ही लड़ते थे। और बीच बीच में लिखते हैं कि मुसलमानों के भी आक्रमण हो रहे थे। कहता है सारांश यह है कि जिस समय से हिंदी साहित्य का आविर्भाव ये याद रखना स्थापना तर्क में, कि जिस समय से हमारे हिंदी साहित्य का अभ्युदय होता है, भी आई है, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लेना।
होता है वह लड़ाई भिड़ाई का समय था, वीरता के गौरव का समय था, और सब बातों के और सब बातें पीछे पड़ गई थी। मतलब यह समय जो था लड़ाई भिड़ा का समय था, वीरता के गौरव का समय था, और सब बातें जो है पीछे पड़ गई थी। मतलब और किसी बातों पर इनका ध्यान नहीं था, सब बातें क्या पड़ गई थी, पीछे पड़ गई थी। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि महमूद गजनबी, जिसका मृत्यु सम्मत 1087, महमूद गजनबी के लौटने के पीछे गजनबी के सुल्तानों का एक हाकिम लाहौर में रहा करता था। मतलब कि जब महमूद गजनबी भारत से लौट गए, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये माना जाता है कि 1000 से लेकर 1027 के बीच इन्होंने 17 आक्रमण किया। इन आक्रमण में उन्होंने 1025 में सोमनाथ मंदिर को लूटा, और अंतिम आक्रमण इनका जाटों के खिलाफ था। तो शुक्ल जी वही लिखते हैं कि महमूद गजनबी जब लौट गए, उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्हीं में से गजनबी सुल्तानों का ही एक हाकिम जो है लाहौर में रहा करता था, और वहां से लूट मार के लिए देश के विभिन्न भागों पर, विशेषतः राजपूताना पर चढ़ाइयां हुआ करता था। यानी लाहौर में ही ये हाकिम रहता था, और समय समय पर ये राजपूताना पर लूट मार करते थे, लूट करके ये वापस लौट जाते थे। कहते इन चढ़ाई का वर्णन फारसी तवारीखों में नहीं मिलता, फारसी रचनाओं में नहीं मिलता, पर कहीं कहीं संस्कृत ऐतिहासिक ग्रंथों में मिलता है। अब आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट यहां से यहां तक लाइन है, इनको हमें याद रखना है। कहता है सांभर अजमेर के चौहान राजा दुर्लभ राजदूत्य मुसलमानों के साथ युद्ध करने में मारे गए थे। जो चौहान का राजा था दुर्लभ राजदूत्य, याद रखना, वह मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारा गया था। वही अजमेर बसाने वाला अजय देव, ये भी आई है। अजमेर को किसने बसाया था, तो अजय देव ने मुसलमानों को परास्त किया था। मतलब एक तरह से दुर्लभ राजदूत्य मुसलमानों से युद्ध में मारा गया था। वही अजमेर बसाने वाला जो अजय राज था, वह मुसलमानों को हराया था। युद्ध में किसे हराया था, मुसलमानों को। अजय राज के पुत्र अर्नोराज आना के समय में मुसलमानों की सेना फिर पुष्कर की घाटी लांघकर उस स्थान पर जा पहुंची जहां आना सागर है। मतलब कहता है कि अजय राज का बेटा अर्नोराज था। अर्नोराज ने एक झील बनाया था अना सागर, और इनके समय भी मुसलमान जो है पुष्कर की घाटी को पार करके अना सागर तक पहुंच गया। अर्नोराज ने उस सेना का संहार, बड़ी भारी विजय प्राप्त की। और जो अर्नोराज थे, अजय राज का बेटा था, जब मुसलमान की सेना अना सागर तक पहुंच गई, तो उसको उन्होंने, अर्नोराज ने कत्ले आम मचाया, बड़ी संख्या में उन्हें मारा और उस पर विजय प्राप्त की। कहता है कि इससे उस स्थान को अपवित्र मानकर वहां अर्नोराज ने एक बड़ा तालाब बना दिया, इसे अना सागर कहते हैं। और बाद में जो है कि जब कत्ले आम मचाया तो बहुत सारे मलेच्छ का खून वहां गिरा, इसीलिए उसे शुद्ध करने के लिए अर्नोराज ने एक तालाब बनाया, जिसका नाम जो है अना सागर रखा गया। आज भी जीके के एग्जाम में अगर आप जाएंगे तो जीके में ये सवाल पूछा जाता है, अना सागर का निर्माण किसने किया, तो यह जो था अना सागर का निर्माण अजय देव का बेटा अर्नोराज ने किया, और अजमेर की स्थापना अजय देव ने किया। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा और लेंगे हम। अब कहता है अना का पुत्र यानी अर्नोराज के पुत्र बीसल देव विग्रहराज चतुर्थ के समय में वर्तमान किशनगढ़ राज्य तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई। अब जब अर्नोराज के बाद उसका बेटा विग्रहराज चतुर्थ आए, जिसे बीसल देव कहते हैं, उसी के समय में वर्तमान जो किशनगढ़ राज्य है वहां तक मुसलमानों की सेना चढ़ आई, जिसे परास्त कर बीसल देव आर्यावर्त से मुसलमानों को निकालने के लिए उत्तर भारत की ओर बढ़ा। कौन, बीसल देव।
उसने दिल्ली और झांसी के प्रदेश अपने राज्य में मिलाए और आर्यावर्त के एक बड़े भूभाग से मुसलमानों को निकाल दिया। किसने निकाल दिया? तो अरुणो राज्य का बेटा विशलदेव विग्रहराज चतुर्थ ने। इस बात का उल्लेख दिल्ली में अशोक लेख वाले शिवालिक स्तंभ लेख पर खुदे। अब शिवालिक स्तंभ लेख पर जो है अर्नो राज्य का लेख है, सम्मत जो है 1220 के वे पाया जाता है। इसमें दिखाया गया है बीसल देव का लेख है। अशोक के जो लेख शिलालेख है शिवालिक लेख, उसमें भी बीसल देव के लेख मिले हैं, जिसमें यह बताया है कि जो बीसल देव यानी विग्रहराज चतुर्थ थे, उन्होंने बड़ी संख्या में मुसलमानों को उन क्षेत्रों से भगा दिया और उन क्षेत्रों से भगा करके अपना राज्य दिल्ली और झांसी तक इन्होंने कायम कर लिया। सिहाबुद्दीन गौरी, अब यहां पर आता है सिहाबुद्दीन गौरी की पृथ्वीराज पर पहली चढ़ाई सम्मत 1247 के पहले भी गौरी की सेना ने नाडौल पर धावा किया था। और शुक्ल जी कहते हैं ऐसा नहीं था कि मोहम्मद गौरी ने पहली बार पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया, उससे पहले भी जो है नाडौल पर पृथ्वी मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था, नाडौल पर आक्रमण किया था, पर उसे हार कर लौटना पड़ा था। इस प्रकार महाराज पृथ्वीराज के मारे जाने और दिल्ली और अजमेर पर मुसलमानों का अधिकार हो जाने के पीछे बहुत दिनों तक राजपूताने आदि में कई स्वतंत्र हिंदू राजा थे जो बराबर मुसलमानों से लड़ते रहे। इसमें सबसे प्रसिद्ध रणथंभौर के महाराज हमीर देव हुए, जो महाराजा पृथ्वीराज चौहान के वंश परंपरा में थे। वे मुसलमानों से निरंतर लड़ते रहे और उन्होंने कई बार हराया। सारांश यह है कि पठानों के शासनकाल तक हिंदू बराबर स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे। मतलब शुक्ल जी ये कहते हैं कि मुस्लिम राज्य की स्थापना होने तक ऐसा नहीं था कि हिंदू उनके खिलाफ लड़े नहीं, हिंदू लगातार लड़ते रहे। किसी युद्ध में वो जीतते थे, यद्यपि किसी किसी युद्ध में वो हार जाते थे, लेकिन पृथ्वीराज चौहान, अरुणोराज, विग्रहराज चतुर्थ या अन्नादेव, विजय से ये सब जो है अजय सेन, ये सब लगातार जो है मुसलमानों से लड़ाई किए और उस लड़ाई में ये प्रायः जीते भी और ये अपनी शक्ति से उसको दबाते रहे। यहां तक ये बात कहते हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, समझिएगा। राजा भोज की सभा में खड़े होकर राजा की दानशीलता का लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपये कमाने वाले कवियों का समय बीत चुका था। अब कहता है कि राज्यसभा में खड़ा होकर दानशीलता का वर्णन करने वाले और लंबा चौड़ा वर्णन करके लाखों रुपये कमाने वाले कवियों का जो है समय बीत चुका था। राज दरबार में शास्त्रार्थों की वह धूम नहीं रह गई थी। साथ ही साथ पंडित के चमत्कार पर पुरस्कार का विधान भी ढीला पड़ गया। उस समय जो भाटिया चारण किसी राजा के पराक्रम, विजय, शत्रु कन्या हरण आदि का अत्युक्तिपूर्ण आलोप करता या रण क्षेत्र में वीरों के हृदय में उत्साह की उमंगे भरा करता था, वही सम्मान पाता था। अब यहां ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी लिख रहे हैं कि सिर्फ राजा के दानशीलता का वर्णन वाले कवि या राजदरबार में शास्त्रार्थों के धूम मचाने वाले कवि या पंडितों के चमत्कार का समय खत्म हो गया था। आज उन्हीं कवि को इज्जत मिल रहा था, सम्मान मिल रहा था, जो राजा के पराक्रम या उनके विजय या शत्रु कन्या के हरण का अतिशयोक्तिपूर्ण आलोप करते थे या रण क्षेत्र में जाकर योद्धाओं के वीरताओं का वखान करते थे। सिर्फ वही जो है सम्मान पाते थे, बाकी कवियों का अब सम्मान खत्म हो गया था। आगे लिखते हैं, कुछ और पॉइंट्स है। इस दशा में काव्य या साहित्य के और भिन्न भिन्न अंगों की पूर्ति और समृद्धि का सामुदायिक प्रयत्न कठिन था। उस समय तो केवल वीर गाथाओं की उन्नति संभव थी। इस वीर गाथा को हम दो रूप में पाते हैं, ये याद रखना।
कि शुक्ल जी लिखते हैं कि इस समय केवल वीर गाथाओं की ही उन्नति संभव थी, और इन वीर गाथाओं में दो रूप मिलते हैं, एक मुक्तक के रूप में और दूसरा प्रबंध के रूप में। फुटकर रचनाओं का विचार छोड़कर यहाँ वीर गाथात्मक प्रबंध काव्य का ही उल्लेख किया गया है। जैसे यूरोप में वीर गाथाओं का प्रसंग युद्ध और प्रेम का रहा, वैसे यहाँ भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा ये, जैसे कि यूरोप में वीर गाथाएं जो है प्रबंध में लिखे जाते थे, वैसे यहाँ भी युद्ध और प्रेम का वर्णन प्रबंध काव्य में ही लिखे गए, मुक्तक में नहीं। अब याद रखिएगा, कुछ और लाइन लेंगे। कहता है, किसी राजा के कन्या के रूप का संवाद पाकर दलबल के साथ चढ़ाई करना और प्रतिपक्षियों को पराजित कर उस कन्या को हर कर लाना वीरों का गौरव और अभिमान का काम माना जाता था। शुक्ल जी लिखते हैं कि इस समय अगर आपने जाकी कन्या सुंदर देखी ताकी धरी तलवार, पृथ्वीराज राशों में है भी कि अगर आपने कन्या को सुंदर देखा और उसको जीतने के लिए दल बल के साथ गए और उसे हर करके अपहरण करके ले आए, इसे वीरता माना जाता था। इस प्रकार इन काव्यों में श्रृंगार का भी थोड़ा मिश्रण रहता था, पर गौण रूप में। प्रधान रस वीर रस ही रहता था। इस समय का जो प्रधान रस था, याद रखना आदिकल का, शुक्ल के अनुसार वीर रस ही था। श्रृंगार केवल सहायक के रूप में रहता था। जहां राजनीतिक कारणों से भी युद्ध होता था, वहां भी उन कारणों का उल्लेख ना कर कोई रूपवती स्त्री ही कारण कल्पित करके रचना की जाती थी। मतलब अगर कोई राजनीतिक कारण से भी युद्ध हो रहा है, लेकिन जो कवि है वो किसी सुंदरी को कल्पना करके, रूपवती स्त्री को कल्पना करके ही काव्य लिखते हैं। जैसे सिहाबुद्दीन के यहां से एक रूपवती स्त्री का पृथ्वीराज के यहां जाना लड़ाई का कारण लिखा गया है। अब शुक्ल जी लिखते हैं कि ये वीर गाथाएं दो रूप में मिलती है। पहला प्रबंध के साहित्यिक रूप में, दूसरा वीर गाथा बैलेड्स के रूप में। साहित्यिक प्रबंध के रूप में जो प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध है वह पृथ्वीराज राशो है। साहित्यिक ग्रंथ के रूप में जो मिलता है वो पृथ्वीराज राशो है। वही वीर गीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक बीसल देवराशो की मिलती है, यद्यपि उसमें समय के अनुसार भाषा के परिवर्तन का आभास मिलता है। जो रचना कई सौ वर्षों से लोगों में बारंबार गाती रही हो, उसकी भाषा अपने मूल रूप में नहीं रह सकती। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आल्हा है, जिसके गाने वाले प्रायः समस्त उत्तर भारत में पाए जाते हैं। तो यहाँ आल्हा रुदल की भी चर्चा की है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, प्रकरण 2 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल की चर्चा की है, जिसका समय सम्मत 1050 से 1375 माना है। अगर सम्मत को ईस्वी में बदलना है तो -57 कर दोगे, वो ईस्वी में बदल जाएगा। शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के बारे में कहा है कि जो राजश्रित कवि थे वह राजाओं के गुणगान शौर्य का बखान करते थे, साथ ही साथ वीरों के वीरता का भी बखान करते थे। इसीलिए आदिकाल के प्रारंभिक दौर में इसी प्रकार की रचनाएं मिलती है, इसलिए इसे उन्होंने वीर गाथा काल रखा है। साथ ही शुक्ल जी ने यह भी बताया कि किस तरह से कि एक तरफ तो ऐसे थे कि मतलब कि जब गुप्त वंश का पतन हुआ और राजा हर्षवर्धन की मृत्यु हुई, तो हिंदू सम्राट के सत्ता का केंद्र पश्चिमी भारत हो गया, और इसी दौर में जो मुसलमान थे प्राय वह पश्चिम भारत पे आक्रमण करते रहते थे। और उसी दौरान जो है चालुक्य, चौहान, परमार, गहरवाल, धीरे धीरे इन सत्ताओं की उत्पत्ति हुई। मुसलमानों के लगातार आक्रमण हुए, और जो यहाँ जो स्वतंत्र हिंदू सम्राट थे वह आपस में ही लड़ते रहते थे। अगर कहीं कन्या सुंदर देखी, उसके लिए युद्ध कर लिया। उनके दरबारी कवि उनके शौर्य का बखान करते थे। तो एक दौर से यह दौर जो था लड़ाई भिड़ाई का दौर था, वीरता का दौर था। वीरता का अतिशयोक्ति पूर्ण वर्णन होता था। और ये भी दिखाया है शुक्ल जी ने कि उस समय जब जब मुसलमानों का आक्रमण होता था
तो जो पश्चिम के जो राजा थे, चाहे वो विग्रह राज चतुर्थ हो, अर्णो राज्य हो, चाहे अजय देव हो, इन सब ने मुसलमानों से लोहा लिया। बहुतों ने मुसलमानों को हराया भी। अंतिम लड़ाई जो मोहम्मद गौरी का जो पृथ्वीराज चौहान से हुआ, इनसे भी पहले मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया था। लेकिन निर्णायक युद्ध जो है तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार हुई और भारत में एक नए राजवंश दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो ये प्रकरण 3 के पाठ की आज चर्चा की। आगे भी प्रकरण 3 में मैं आपको बताऊंगा, जरूर वीडियो देखिएगा कि किस तरह से मुसलमानों ने धीरे धीरे इन हिंदू सत्ताओं को हराया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। और इन दिल्ली सल्तनत की स्थापना में किस तरह आपस में फूट डलवाया, किस तरह जो है पृथ्वीराज चौहान और गहरवाल संयोगिता प्रकरण आया और गहरवाल वंश और चौहान वंश अपने में ही लड़ते रहे, जिसका फायदा मोहम्मद गौरी उठाया। किस तरह पृथ्वीराज चौहान जो है अन्य राजपूत राजाओं से लड़ते रहे, इनका भी फायदा उठाया। तो आपसी लड़ाई का फायदा किस तरह मुसलमानों ने उठाया और इसकी चर्चा किस रूप में शुक्ल जी ने की है, इसी की चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आएगा। अगर समझ आए तो जरूर वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा। हमारा फिर से नया बैच भी संपूर्ण साहित्य का शुरू हो रहा है। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं तो फ्री क्लास से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।